स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह और सबसे पहले बात करेंगे हम अंधे कानून की। इटावा में एक शख्स इंसाफ के लिए भटक रहा है। पीड़ित शख्स को किसी दूसरे के नाम पर पहले तो गिरफ्तार किया गया और फिर उसके खिलाफ केस भी चला, जेल भी हो गई। यही नहीं, पीड़ित ने दूसरे शख्स के नाम से 6 साल 6 महीने और 36 दिन की सजा भी काटी और अब वो एक बार फिर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। अंधा कानून, 6 साल 6 महीने और 36 दिन, सलाखों के पीछे बेगुनाही के साथ, सबूतों और गवाहों के आधार पर चलने वाला कानून क्या वाकई अंधा है? 6 साल 6 महीने और 36 दिन, ये वो वक्त है जो एक बेकसूर ने जेल की सलाखों के पीछे बिताया और अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए अब उसी अंधे कानून से इंसाफ मांग रहा है। इटावा के रहने वाले धर्मेंद्र तिवारी दिल्ली के जंतर मंतर पर अब इंसाफ के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हत्या के एक आरोप में उन्हें सजा हुई, लेकिन ना तो हत्या उन्होंने की थी और ना ही ये वो शख्स था जिस पर आरोप लगे थे। आरोपी पुच्ची मिश्रा नाम के शख्स पर लगे थे, लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र तिवारी को 2006 में पुच्ची मिश्रा बताकर गिरफ्तार किया और कोर्ट में भी किसी ने एक बेगुनाह की आवाज नहीं सुनी कि मैं वो नहीं हूँ। 10 सितंबर को रात के 10 बजे हमको पुलिस उठा के ले गई और रात में थाने रखा। उसके बाद सुबह जो है न्यायालय में जाके पेश कर दिया कि यह व्यक्ति पुच्ची मिश्रा है। हमने वहीं ये कहा कि मैं पुच्ची मिश्रा नहीं हूँ, धर्मेंद्र कुमार तिवारी हूँ, लेकिन सीजीएम साहब ने मेरी बात न सुनते हुए जेल में डाल दिया। हम शुरू से उसी दिन से बराबर कहते रहे कि हम पुच्ची मिश्रा नहीं है, धर्मेंद्र कुमार तिवारी है, हमारी पहचान करा ली जाए और जो व्यक्ति ने एफआईआर की है उसको बुला के हमारी पहचान करा ली जाए। हालांकि 2008 में कोर्ट ने मान लिया कि पुच्ची मिश्रा नहीं बल्कि धर्मेंद्र तिवारी है, लिहाजा उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया। साल 2012 में पूरे 6 साल की सजा काटने के बाद धर्मेंद्र तिवारी को रिहा किया गया और वो भी पुच्ची मिश्रा के नाम से ही। इस दौरान धर्मेंद्र यादव का घर टूटा और उसकी जमीन को भी दूसरों ने अपने नाम करवा दिया। अब पीड़ित धर्मेंद्र तिवारी अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये अपनी पहचान के लिए भटक रहे हैं कि अदालत ने तो मान लिया, लेकिन अब ये कोई मानने को तैयार नहीं कि जिसने सजा काटा था वो धर्मेंद्र कुमार तिवारी थे, ना कि पुच्ची मिश्रा। यानी कि अब धर्मेंद्र कुमार तिवारी अपनी ही पहचान के लिए दर दर भटक रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नकल कराने से रोकने पर एक छात्र और उसके साथियों ने एक परीक्षक और बच्चे की परीक्षा कराने आए उसके परिजन को गोली मार दी। दोनों को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोली मारने वाले दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। यूपी में बेलगाम हुए अपराध की एक खौफनाक वारदात मुरादाबाद से सामने आई है। यहाँ के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के एसके कंप्यूटर सेंटर में सीसीसी प्लस कंप्यूटर की परीक्षा चल रही थी। इसी बीच हुई चेकिंग के दौरान अर्जुन नाम के एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा गया। अर्जुन के कई साथियों से नकल कराने के लिए लैब में घुस आए थे और इसी बीच कक्षा में मौजूद परीक्षक गुरफान ने जब उसे टोका तो विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आग बबूला हुए अर्जुन ने अपने साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड हुई इस फायरिंग में परीक्षक गुफरान के साथ ही एक छात्र को परीक्षा दिलाने आए उसके परिजन रितेश भी गोलियों का शिकार हुए और दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लड़के लैब में घुसने लगे, उन लड़कों ने आके पता नहीं कुछ करा तो जो लैब में थे ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर, उन्होंने उसको रोका। उन्होंने रोकने के बाद मना करा भी लैब में मत घुसो। वो फिर भी लैब में घुसते हैं और लैब में घुसने के बाद उन्होंने मना करा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमें पता नहीं, हम तो बैठे बस खड़े हुए, अचानक की जो है गोली मेरे लग गई। यार देखेंगे कैसा एग्जाम हो रहा है, सही करना नहीं कर रहा। उसके बाद वहाँ जो है हम वहाँ मना किया हमने, तो उन्होंने जो है मतलब अड़ गए कि नहीं हम तो लैब में घुसेंगे। इसी बीच उन्होंने एकदम फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई और इसका फायदा उठाकर आरोपी छात्र
मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इस संबंध में अभी दबिश दी जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इसमें मुकदमा कायम होकर कार्रवाई की जा रही है। सर, कुल कितने लोग शामिल बताए जा रहे हैं? इसमें मेन तो यही है, अर्जुन है। इसके अलावा और इसके अभी नाम नहीं आए हैं। मेन गोली मारने वाला अर्जुन ही है। कंप्यूटर की एक परीक्षा में नकल और उसके बाद जिस तरह से फायरिंग की ये वारदात सामने आई, उससे सवाल उठता है कि उस आपराधिक सोच पर जो छात्रों के बीच यहाँ पनपी दिखाई दी, वहीं पुलिस जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश में है। दीपचंद जोशी, मुरादाबाद, जी मीडिया। फिरौती की रकम न मिलने पर अलीगढ़ में एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले बच्ची का घर के पास से ही अपहरण हुआ था। 5 लाख की फिरौती की मांग हुई, लेकिन जब वक्त पर पैसा अपहरणकर्ताओं के पास नहीं पहुंचा तो सामने आई सन्न कर देने वाली खबर। अलीगढ़ में फिरौती की रकम न मिलने पर 6 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। थाना देहली गेट स्थित महफूज नगर की रहने वाली करीब 6 साल की शीफा नाम की मासूम बच्ची का शव नादा पुल के करीब नाले के अंदर बोरे में बरामद हुआ। मृतक बच्ची का पिता मेहताब हुसैन डीजे का कारोबार करता है। उसकी 6 साल की बच्ची शीफा का अपहरण 3 दिन पहले घर के पास से हुआ था और फिरौती के नाम पर बच्ची के जान की कीमत 5 लाख रुपए मांगी गई। पिता मेहताब हसन के लिए ये रकम काफी बड़ी थी, लिहाजा उन्होंने अपहरणकर्ताओं से कुछ और वक्त की मोहलत मांगी, जिस पर उसे बच्ची की मौत की धमकी मिली। लाचार बाप ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और पुलिस जैसा कहती गई मेहताब वैसा ही करता गया, लेकिन अपहरणकर्ताओं की आखिरी फोन कॉल ने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे पास सुबह खबर आई थी, वो दरोगा जी शर्मा दरोगा जी, तो उन्होंने मुझे थाने बुलाया था। मैं थाने पर नहीं पहुंच पाया, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ऐसा करो कि आप जो है ऐसा करो, जो बाईपास पे जो वो विवेकानंद कॉलेज है, आप वहाँ पे आ जाइए। तो हमने दूर से ही पहचान लिया कि या तो हमारी बच्ची का मर्डर हो गया या फिर कोई बात हो गई। हमने वहाँ पे देखा तो हमारी बच्ची की लाश जो है एक बोरे में बंद थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसकी निशानदेही पर बोरे में बच्ची का शव मिला था। उसी की निशानदेही पे उसने बताया कि सर हमने जो है उसका बच्ची का गला घोट के और लाश बोरे में बंद करके उसमें क्या कारण है नाले में हत्या क्या कारण हत्या का शायद जो है वो फिरौती जो है कि उसमें जो है कितनी फिरौती शायद 5 लाख के करीब जो है। फिरौती की रकम न मिलने पर बदमाशों ने बच्ची की हत्या कर दी। वहीं पुलिस के सामने अब चुनौती है इन हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने की, क्योंकि हो सकता है ये वहशी कहीं न कहीं उसी समाज का हिस्सा हो जहां इन्होंने अपने जुर्मों को अंजाम तक पहुंचाया। योगेंद्र सिंह, अलीगढ़, जी मीडिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भीख मंगवाने के लिए एक मासूम बच्ची को अगवा किया गया और इस अपहरण की साजिश रचने वाले भाई बहन हैं जो भीख मंगवाने का काम करते हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को भी रिहा करा लिया, लेकिन जिस तरह भीख मंगवाने का गिरोह उत्तराखंड में सक्रिय हो रहा है वो मासूम बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। भीख मंगवाने के लिए अपहरण, भाई बहन की साजिश, उत्तराखंड में निशाने पर मासूम। पुलिस के शिकंजे में आए ये वो भाई बहन की जोड़ी है जिसने भीख मंगवाने के लिए 11 साल की इस बच्ची का अपहरण किया था। हैरान कर देने वाली यह खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से सामने आई है। दरअसल बाजपुर विकासखंड के सीता कॉलोनी से इस मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 अप्रैल को पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और काशीपुर के गुलजारपुर गांव से अंधे भिखारी और उसकी बहन के पास से बच्ची को बरामद किया। आगे भेज दिया था, तो आगे जाओ, हम पीछे पीछे आ रहे, फिर उन्होंने टेम्पो में बैठा लिया था, फिर ये ठाकुर वाले ले गए थे, फिर वहाँ से उन्होंने हमारे छोटे छोटे कमरे में रखा था, वहीं से भीख मंगवाई थी। आरोपियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंका देने वाला है। आरोपियों ने भीख मंगवाने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की गायब थी
इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को 2 तारीख को प्राप्त हुई, तुरंत पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट एक लिखी और उसमें एक अलग से पूरी टीम पुलिस ने चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में लगा दी गई थी जो इसी काम में लगी थी। और जिसमें पुलिस को कल एक सूचना मिली थी कि इसमें ऐसे लड़की संभवतः उस क्षेत्र में है और इसके कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे ले जाया गया है। इसमें पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को ठाकुर द्वारा क्षेत्र से बरामद किया है और उसके जो अपहरणकर्ता थे उनको भी बरामद किया है, जिसमें एक अंधा व्यक्ति है और उसकी बहन है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एएसपी काशीपुर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। धीरेन्द्र मोहन गौड़, जी मीडिया, ऊधम सिंह नगर। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सट्टेबाजों को लेकर 8 शहरों में छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुड़गांव में छापेमारी की। ईडी ने रितेश बंसल उर्फ भरत नाम के शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सूत्रों का दावा है कि इस सीजन में कई मैच फिक्स थे। हर मैच पर 500 से 600 करोड़ रुपए का सट्टा लगता था। आईपीएल एक बार फिर विवादों में घिरता दिख रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर 8 शहरों में छापे मारे हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर और गुड़गांव शामिल है। ईडी ने छापेमारी के दौरान रितेश बंसल उर्फ भरत नाम के शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सूत्रों का दावा है कि इस सीजन के कई मैच फिक्स थे। हर मैच पर 500 से 600 करोड़ रुपए का सट्टा लगता था। ईडी सूत्रों का दावा है कि सट्टेबाजी के तार पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड की एक वेबसाइट betfair.com के जरिए सट्टेबाजी होती थी। मैं तो सदैव इस विषय पर बोलता रहा हूं और ईडी ने मारा है, फिर कहेंगे साहब हमारे ऊपर तो बैटिंग के ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए हम सबको छोड़ दे रहे हैं। अभी देखा था आपने कि पिछले साल बहुत बड़े बड़े ठोके थे ताल हमारे दिल्ली पुलिस ने, और यहाँ नीरज कुमार जी जो ACSU के बन गए, एंटी करप्शन यूनिट के बने हैं डायरेक्टर, उन्होंने भी कहा था वो मैच फिक्सिंग को बैटिंग में इन्होंने बदल दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। दिल्ली से गिरफ्तार रितेश बंसल उर्फ भरत के 10 लोग इंग्लैंड में रह रहे थे, क्योंकि सट्टेबाजी की वेबसाइट से जुड़ने के लिए इंग्लैंड का लोकल अकाउंट होना जरूरी है। सूत्रों का दावा है कि दुबई में रह रहे मुकेश शर्मा से भी सट्टेबाजी के तार जुड़े हैं। इससे पहले मार्च में अहमदाबाद से किरण माला और टॉमी पटेल की गिरफ्तारी हुई थी। अब इंडिया में हम जानते हैं कि बैटिंग इलीगल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट साइड कानून है। मतलब ये जो सट्टा चलता है ये सिर्फ क्रिकेट पर नहीं, क्रिकेट मैचेस पर नहीं, ये सभी कुछ पे चलता है। कहीं कहीं किसी देश में ये लेजिटिमेट लीगल होता है और जैसे कि भारत के देश में ये लीगल नहीं है। लेकिन सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, ये कहीं भी और किसी भी चीज पर सट्टा लगता है। भाई सट्टा लगता है उसको रोकना चाहिए, या तो उसको लीगल बनाओ या अगर इलीगल चल रहा है तो उसको पकड़ो और जेल में डालो। छापेमारी की कार्रवाई का नेतृत्व ईडी की अहमदाबाद टीम ने किया। पहली बार आईपीएल में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। दीपू राय के साथ सत्येंद्र उपाध्याय, जी मीडिया। इसमें कोई शक नहीं कि साल 2008 में अपने आगाज के बाद से आईपीएल ने क्रिकेट खेलने और देखने का अंदाज पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि वो आईपीएल ही है जिसका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। जितने सीजन उतने विवाद, और तो और जेंटलमैन गेम को दागदार करने वाला सबसे बड़ा विवाद यानी फिक्सिंग भी आईपीएल से अछूता नहीं रहा। इंडियन प्रीमियर लीग बोले तो कैश, क्रिकेट और कंट्रोवर्सीज। हर नए सीजन में नया विवाद आईपीएल के साथ जुड़ जाता है। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटरों एस शेरशान, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को गिरफ्तार किया था। तीनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे। जांच के बाद बीसीसीआई ने इन सभी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। जांच की आंच आगे बढ़ी तो उसके बाद बिंदु दारा सिंह और उस वक्त बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर काबिज एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन के सट्टेबाजों से रिश्तों की बात सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जस्टिस मुद्गल कमेटी को जांच सौंप दी गई, जिसके बाद फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े कई और खुलासे सामने आए।
चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम के फ्यूचर पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि मयप्पन और दोनों टीमों को सजा क्या दी जाए, इसका फैसला पूर्व चीफ जस्टिस लोढ़ा कमेटी को करना है। वैसे आईपीएल में विवादों की शुरुआत तो पहले सीजन से ही हो गई थी और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। ये तस्वीरें मोहाली में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबले के तुरंत बाद की हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह के थप्पड़ की गूंज मैदान पर सुनाई दी और फिर श्रीशांत की आंखों से निकले आंसुओं को दुनिया ने देखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम में शामिल ल्यूक पाम्सबैक ने आईपीएल सीजन 5 में सुर्खियां अपने दमदार खेल की बदौलत नहीं बल्कि अपनी हरकतों की वजह से बटोरी। दिल्ली पुलिस ने उसे एक अमेरिकी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लीग को बुलंदी पर पहुंचाने वाले आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी को सीजन 3 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के तुरंत बाद बर्खास्त कर दिया गया। मोदी पर फंड्स में हेराफेरी के आरोप लगाए गए। आईपीएल में कोची टस्कर्स टीम का सफर शुरुआत से ही खराब रहा। टीम पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट तोड़ने के आरोप लगे और फिर बैंक गारंटी पूरी न कर पाने की वजह से टीम को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल बहुत उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर कैसे खेला जाता है सट्टेबाजी का ये खेल और कहां से जुड़े हैं इसके तार, देखिए रिपोर्ट। आईपीएल की गेंद पर सट्टा, आईपीएल खिलाड़ियों पर करोड़ों का सट्टा, मैच के रिजल्ट पर भी सट्टा। इस खेल में सट्टेबाजों की बैटिंग होती है। हर हलचल पर मैच भी और करोड़ों रुपए भी जीते और हारे जाते हैं। जी संगम आपको बता रहा है कि कैसे लगता है सट्टा, कैसे होता है क्रिकेट में काला कारोबार। सुनकर हैरान रह जाएंगे, सिर्फ यूपी में ही 2000 करोड़ का सट्टा लग चुका है। टीम में कौन से 11 खिलाड़ी रहेंगे, टॉस कौन जीतेगा और आखिरी बॉल पर क्या होगा, ये सभी बातें सट्टेबाजी में शामिल होती हैं। सट्टेबाजी के लिए मैच 3 सत्र में बढ़ता है। पहला सत्र 8 ओवर का, दूसरा सत्र 13 ओवर का और आखिरी सत्र 20 ओवर का होता है। मैच शुरू होने से पहले ही सट्टा लग जाता है कि कौन से सत्र में कितने रन बनेंगे और कितने विकेट गिरेंगे। फटाफट क्रिकेट में रन रेट तक पर सट्टा लगता है। किन टीमों के बीच में मैच है उसी हिसाब से भाव तय होता है। टॉस पर सट्टा लगता है, पिछले मैच में कौन टॉस हारा उसके अगले मैच में टॉस के जीतने के भाव बढ़ जाते हैं। टीम का स्कोर कहां तक बनेगा, क्या टीम 100 रनों से पहले आउट हो जाएगी, टीम का स्कोर 150 से नीचे रहेगा या टीम का स्कोर 200 से ऊपर जाएगा। इस पर भी सट्टेबाज काला खेल खेलते हैं। सट्टेबाजी के इस उसूल में सट्टेबाज के पास 10,000 रुपए जमा करने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक शख्स 30,000 रुपए जमा करके सट्टेबाजी कर सकता है। मैचों के सारे भाव डब्बे के जरिए ही पता चलते हैं। सटोरियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन सट्टेबाजों के खिलाफ कमजोर कानून की वजह से सट्टेबाज पकड़े जाने के बाद भी आसानी से सलाखों के पीछे से निकल आते हैं और फिर से शुरू होता है सट्टेबाजी का काला खेल। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और अब बात हैदराबाद की, जहां खेल खेल में एक दोस्त ने अपने दोस्त को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी मौत हो गई। दोनों दोस्त
मजे के लिए मुक्केबाजी कर रहे थे, लेकिन मुक्का ऐसी जगह लगा कि उसकी मौत हुई। तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां 12वीं की परीक्षा देने के बाद कुछ दोस्त आपस में मुक्केबाजी का खेल खेल रहे थे। दो लड़के एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे हैं और कुछ लड़के खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हैं। ये लड़ाई दुश्मनी की नहीं बल्कि दोस्ती की नुमाइश थी। आप देख सकते हैं कि मुक्केबाजी शुरू होती है और दोनों दोस्त एक दूसरे को हंसते खेलते पीटने लगते हैं, लेकिन कुछ मिनट भी नहीं गुजरे कि सफेद टी शर्ट पहनने वाला लड़का जमीन पर गिर जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। उसका दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। जमीन पर गिरे लड़के को लोग अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। He is having some suspicious on the friend's movements and statements. He approached the police and gave a complaint. So initially, basing on the report, we registered a case under 174 CRPC under suspicious death and started investigation. मृतक लड़के के घर वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन तस्वीरें इस दावे के खिलाफ गवाही देती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।